रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के मार्च में $40 बिलियन का असलहा भारत ने फरोख्त किया आर्मीनिया को। पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक लिस्ट में जाने तक के लिए लॉबी हुई है आर्मीनिया की तरफ से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये क्या चक्कर है? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि अर्मेनिया, अब सबको पता है कि अर्मेनिया और अजरबैजान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है हमेशा चलता रहता है और अजरबैजान को सपोर्ट करता है टर्की और पाकिस्तान, और अर्मेनिया को सपोर्ट ऐसे एज सच कोई नहीं करता, लेकिन इंडिया यहाँ पर आगे आया है क्योंकि अजरबैजान कई बार कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट कर चुका है। तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम यहाँ पर मतलब के अर्मेनिया की मदद करें। अब यहाँ पर बात हो रही है कि तकरीबन 40 से 50 मिलियन डॉलर की यहाँ पर डील हो रही है हथियारों वाली। अब देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्मेनिया के पास दो ऑप्शन थे। वो पोलैंड से भी हथियार खरीद सकता था, रशिया से भी हथियार खरीद सकता था, लेकिन उन्होंने वो चीज़ ना करते हुए इंडिया से हथियार परचेस किए हैं और तकरीबन 40 से 50 मिलियन डॉलर की डील हुई है। अब आपको कई बार लग सकता है कि 40 से 50 मिलियन इतने भी बड़े थोड़ी अमाउंट है इंडिया के लिए, नहीं है, लेकिन हम उस क्षेत्र में है ही नहीं। हथियार बनाने वाली, उसके बाद हथियार को बेचने वाली जो एक क्षेत्र है उसमें है ही नहीं। हम अब तक जो है वो इंपोर्ट करते आए थे, और अब जब कि हम इंपोर्ट स्टॉप करके जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मार्च में $40 बिलियन का असलहा भारत ने फरोख्त किया आर्मीनिया को। $40 बिलियन का। अच्छा, और $40 बिलियन का असला बेचा, और असला ये अगर बिजनेस टुडे हम दिखा दें तो इंडिया पिप्स रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के भारत जो है वो अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है, बिजनेस टुडे में लिखा है, फिर इंडिया टुडे पिछले साल का आप देख सकते हैं कि इंडिया आउटशाइंस रशिया पोलैंड टू बैग US $40 मिलियन डिफेंस डील इन आर्मेनिया। ये और फिर उसके बाद हिंदू भी रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हुआ, उसकी वजह क्या हुई कि उससे कुछ अर्सा पहले, यानी उनकी जो व्योन उनका जो आउटलेट है वो ये कहता है कि आर्मीनिया के जो वजीर आजम हैं, जो इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं रशिया के हाथों, उन्होंने कहा कि वी फुली डिफेंड इंडियन पोजीशन। आर्मीनिया प्राइम मिनिस्टर निकोलाई पाशियान ऑन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर पे आर्मीनिया की जो पोजीशन है वो इंडिया के साथ है, ठीक है। इंडिया के साथ उनके सफारती ताल्लुकात हैं, हमारे साथ नहीं। तो ये ज़हन में रखें कि ऐसे ही ये जब आर्मीनिया और अजरबैजान का हम जिक्र करते हैं तो उसमें फिर हम ले आते हैं। अच्छा, फिर थोड़े दिन पहले क्या हुआ, ये ANI की न्यूज है। थोड़े दिन पहले क्या हुआ, आर्मीनियन अमेरिकन डायस्पोरा डिमांड्स पाक्स एंट्री इनटू FATF ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो आर्मीनिया के जो लोग हैं वो बदकिस्मती के साथ कह लें, हालात ऐसे पैदा हुए पाकिस्तान अजरबैजान के साथ उसके ताल्लुकात, लेकिन आर्मीनिया एक एक्सट्रीम पे जा चुका है, कश्मीर के ऊपर, बाकी इश्यूज के ऊपर, असले पे जी। एक बात समझना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान अजरबैजान के साथ है, हर एक को पता है, बिल्कुल, लेकिन क्यों है भाई पाकिस्तान आर्मीनिया के साथ क्यों नहीं है? एक सवाल पैदा होता है ना, आर्मीनिया के साथ क्यों नहीं है? पाकिस्तान आर्मीनिया के साथ ना होने की वजूहात हैं। आर्मीनिया एक अच्छा मुल्क है, हम उससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये भी मैं आपको बताऊं कि तारीख में आर्मीनिया के बहुत से लोग, सिकंदर आजम के जमाने से लेकर आर्मीनिया के लोग, वो जब फौज लेकर आया, आर्मीनिया से गुजरा या इंडिया आया, तो आर्मीनिया से लोग यहां के आबाद हो गए। और कहा यह जाता है कि कलकत्ता का जो इलाका है, कोलकाता, उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल जो है आर्मीनियन लोगों का है। और गौहर जान नाम की एक खातून थी जिन्होंने इंडिया में पहली दफा 1902 या 1903 में जो ग्रामोफोन होता था उसके ऊपर एक गाना रिकॉर्ड करवाया, उनका भी आर्मीनिया का ओरिजिन था। वक्त के साथ साथ यह हुआ, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यह हुआ कि आर्मीनिया जो है वो भारत के करीब हो गया, पाकिस्तान की उसमें गलती नहीं, ठीक, और भारत के साथ हो गया, और भारत के साथ इतना ज्यादा चला गया कि पिछले साल यानी गुज़श्ता बरस जो है वो आप ये देखें कि ये महीना था गालिबन मार्च का,
दूसरी जो बात है, जो मैंने आपसे बात पहले कही कि अगर इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी डिटेल है, वाई इंडिया स्पेशल टू आर्मीनियंस, देयर लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उनकी पुरानी तारीख है इस खत्ते में। सिर्फ 100 आर्मीनियंस ऐसे हैं जो इस वक्त भारत में रहते हैं। उनकी जो उनके अगर आप वो देखेंगे, जैसे दुनिया में 9 मिलियन आर्मीनियंस हैं और 1/3 सिर्फ आर्मीनिया में रहते हैं, बाकी बाहर रहते हैं। बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं और बड़े अच्छी कम्युनिटी है, लेकिन उनका पॉलिटिकली एक वो स्टांस चुका है, आर्मीनिया ले चुका है, तो उसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक लिस्ट में जाने तक के लिए लॉबी हुई है आर्मीनिया की तरफ से। तो ये बड़ी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब अजरबैजान और आर्मीनिया। लेकिन अब फड्डा क्या पड़ गया? फड्डा ये पड़ गया कि यूरेशियन टाइम्स ये खबर लिख रहा है कि डिड रशियन इस्कंदर मिसाइल्स, वही जो मिसाइल सिस्टम के ऊपर जो रशिया ने फेल टू प्रोटेक्ट आर्मीनिया फ्रॉम जॉज ऑफ अजरबैजान। जब, और ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि वहां पर इस वक्त ये इशू है कि आर्मीनिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने असला खरीदा और 2 महीने बाद यहां ये अपने एलसी पे भी इन्होंने नस्ब किए हुए अपने डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्वाति के नाम से जो है, और इन्होंने ये नस्ब किए हुए हैं, ये उनको भी बेच दिए इन्होंने, क्योंकि दूसरा जो असला था वो टर्की का था, इसराइल का भी था। ये क्या चक्कर है? लेकिन आर्मीनिया में सवाल उठ रहा है ना कि भाई ये इसराइल था, यानी डिफेंस सिस्टम हमने, आर्मीनिया ने किससे डिफेंस सिस्टम खरीदा? इंडिया से। तो ये कैसे हुआ है? और इसराइल और इंडिया पार्टनर हैं आपस में, तो असला, अच्छा, तो ये एक बड़ा रौला पड़ गया कि आर्मीनिया ने अपने फौजी जनरल को हटा दिया और आर्मीनिया में उसके बाद फड्डे शुरू हो गए। अब उनका ऐलान उनकी तरफ से ये हुआ है कि जी वो जो जनरल हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और सिचुएशन विद इस्कंदर मिस रिपोर्टेड टू प्राइम मिनिस्टर। ये जो इस्कंदर है, इस्कंदर ये वो डिफेंस मिसाइल सिस्टम पब्लिक रेडियो ऑफ आर्मीनिया का जो रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि इसको तो हम समझ लें। वो ये कह रहे हैं कि जी जो प्राइम मिनिस्टर को, ये इस्कंदर वो है रशिया का जो वेपन्स थे जो आर्मीनिया को रशिया ने दिए थे, और प्राइम मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया था कि वो चले नहीं जी, ठीक है ना, 10% उसमें फेल हो गए। उनका आपको पता है कि एक प्लान भी है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का, जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है। तो ये जरा देखना है कि क्या इंडिया वाकई ही एक्सपोर्ट कर सकता है, या इंडिया इस पोजीशन में होगा कि वो वेपन सेल कर सके। क्योंकि कोविड-19 में तो इंडिया ने वैक्सीन तो एक्सपोर्ट की है और वैक्सीन में चाइना का मुकाबला भी किया है। तो अभी क्या ऑल्टरनेट बन सकता है चाइना का? ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, और इंडिया चाहता है कि वो उसको एक मिलिट्री पार्टनर जो है इंडियन ओशन रीजन में और अफ्रीका में और आसियान में लिया जाए। और उस हवाले से तकरीबन जो मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो तकरीबन 152 जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को, जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं, और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए। मार्च में $40 बिलियन का असलहा भारत ने फरोख्त किया आर्मीनिया को, $40 बिलियन का। अच्छा, और $40 बिलियन का असलहा बेचा, और असला ये अगर बिजनेस टुडे हम दिखा दें तो इंडिया पिप्स रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के भारत जो है वो अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है, बिजनेस टुडे में लिखा है, फिर इंडिया टुडे पिछले साल का आप देख सकते हैं कि इंडिया आउटशाइंस रशिया पोलैंड टू बैग US $40 मिलियन डिफेंस डील इन आर्मेनिया। लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात की करूं कि इंडिया कितना असला एक्सपोर्ट कर पा रहा है या कर पाएगा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी जब रिसर्च की तो एक आपको पता है कि एक थिंक टैंक है सिप्री के नाम से स्वीडन में, और उसको जब मैंने रिसर्च किया तो उसने जो डाटा मेरे सामने आया उसमें ये था कि 2015 से लेके 19 तक का जो लेटेस्ट डाटा है, ऑलमोस्ट 25 बड़े लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे आर्म्स के, और उनके क्लाइंट्स को मैंने देखा। तो इंडिया जो पहले जो दुनिया के बड़े 25 एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से 23वें नंबर पे आता है, 23rd पे। कुछ सालों में भारत ने अपनी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो कम भी की है, पाकिस्तान ने भी कम की है लेकिन भारत ने भी कम की है। और भारत के जो 2015 से लेके 19 तक एज पर सिपरी जो बड़े एक्सपोर्टर थे जिनको भारत ने असला एक्सपोर्ट किया, उसमें म्यांमार है तकरीबन 46%, श्रीलंका है जो मेन क्लाइंट है इनका, और तकरीबन 25%, फिर मॉरिशस है 14%, और
ये तो हो गई कि एक्सपोर्ट के हवाले से। सो एक्सपोर्ट में भारत जो है वो राइट नाउ तो उसकी वो इतनी से नहीं है, लेकिन अगर कैपेसिटी की बात की जाए, कैपेबिलिटी की बात की जाए, तो उसमें भारत अपने आप को लेके आ सकता है। भारत जो है वो अपने आप को प्ले तो कर रहा है। जैसे कोविड-19 में वैक्सीन एक्सपोर्ट की, तो जारी बात है उनको फायदा तो हुआ इसमें। अब और भारत का सॉफ्ट इमेज भी बढ़ा। अच्छा, अभी अगर भारत जो खित्ते के छोटे छोटे ममालिक को अपना जो असला बढ़ा रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि 152 आइटम्स ऐसी हैं जिनको भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब भारत की अगर अपनी जो वेपन इंडस्ट्री है वो मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिक वेपन्स में, जिस तरह रशिया से वो S-400 लेगा, वहां से राफेल ले लिए, तो बड़ा वेपन जो है और जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है वो तो इमीडिएटली भारत प्रोक्योर करना चाहता है, और वो करेगा भी, क्योंकि वो समझता है कि चाइना को डील करना है, पाकिस्तान को डील करना है। लेकिन जो छोटा वेपन होगा, जो छोटी इंडस्ट्री होगी, और जो जिसकी मार्केट भी जारी बात है छोटी होगी। देखिए, राफेल का हो या S-400 का, हर बंदा कस्टमर तो नहीं हो सकता है। भारत तो कस्टमर है उसका, लेकिन इसके साथ साथ जो चीन है, इसके साथ साथ जो इंडिया है। अब इंडिया के फॉर एग्जांपल जो वेपन्स हैं, जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं, ये ध्रुव और रुद्रा चॉपर्स हैं, या जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर दूसरे जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, मे बी उनकी उतनी प्राइस, आई एम नॉट अवेयर अबाउट देयर प्राइसेस फ्रैंकली स्पीकिंग, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। सो इनकी प्राइसेस जो है वो खित्ते में इसको, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो भारत अपने खित्ते में, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स और ये छोटे फिलीपाइंस, इंडोनेशिया और इनमें से वियतनाम, ये कुछ ऐसे ममालिक है जो वाकई असला खरीद सकते हैं, जिसमें वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपाइन है, मॉरिशस है, और ये वाकई ही असला खरीद सकते हैं। श्रीलंका है तो थोड़ा बहुत खरीद सकता है। तो ये असला इनको भारत अपना जरूर बेचेगा। जैसे मैंने आपको जो सिपरी के स्टैटिस्टिक्स भी बताए थे, उसमें वेयर डज इंडिया फॉल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है, वो आपको पता है कि भारत दुनिया में 23वें नंबर पे आता है एक्सपोर्ट में। पाकिस्तान नहीं आता। उस जो मेरे सामने डाटा है, 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने, उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है, तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए, इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। इंडिया के पास वो असला भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। इंडियन मिसाइल उससे बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भाई इंडिया के पास कई सारे मिसाइल ऐसे होंगे जिसका जवाब पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। अब कई सारी इन्फॉर्मेशन और पाकिस्तान को होगी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होगी जो पाकिस्तान को किसी को भी पता नहीं होगा, और वो वेपन्स हमने खुद के लिए, मतलब कि सरप्राइज अटैक करने के लिए हमने बचा कर रखे होंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया के पास पिछले 5 सालों में बहुत सारे हथियार, मिसाइल्स वगैरह वगैरह। अब शुरुआत हमने वही तो की थी, मिसाइल्स बनाने से। हमारी स्ट्रेंथ ही वही थी। आज अगर मान लीजिए कि हर क्षेत्र में, डिफेंस के हर क्षेत्र में अगर हमारे पास हथियार है, मोस्टली हमने खुद बनाया है, और कई सारे हथियार है जो हमने बाहर से भी परचेज किए हैं, लेकिन शुरुआत हमने मिसाइल से ही तो की थी। मिसाइल ही था जो हमारे पास सबसे सटीक हथियार था, और उसके बाद हमने ब्रह्मोस पर काम किया, और आज सिचुएशन ऐसी है कि पूरा चाइना, इवन यूरोप तक हम पहुंच सकते हैं अपनी मिसाइलों से। और मैंने बीच में देखा था कि 15 से 17 मिनट के अंदर अंदर हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से वहाँ पर अटैक कर सकते हैं, मतलब यूरोप के अंदर। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। असलहे की बात आपने की थी हारून साहब, पाकिस्तान की दिफाई सूरत हाल क्या है इस वक्त, हालिया सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान को तो हमेशा अल्लाह ने बचाया ऐसी सिचुएशन पैदा हुई। बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने, उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है। मुझे याद है कि जनरल काकड़ गए, जनरल समर, अपना डॉक्टर समर मुबारकबंद के बाद, और उन्होंने कहा कि आपको बनाने चाहिए उसको। तो उन्होंने कहा मैं तो नेकेड आई से कभी देखा ही नहीं, मिसाइल ही नहीं देखा। उन्होंने कहा मगर आपकी टीम बहुत अच्छी है। तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए, इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। उनको एक वाक़या याद है, नवाज शरीफ ने एडमिट मक्का किया था, भाई भुट्टो ने उसको शुरू किया, ज़ियाउल हक ने उसको अंजाम तक पहुँचा। एनी हो, हमारा इन्हिसार है चीन पे जी, और हमने मज़ीद मिसाइल हासिल किए अभी चीन से, और हमने तैयारे जो हैं उनकी तादाद बढ़ाई है, F-17 थंडर जो हमारे तैयारे। तो मेरा ख्याल है किसी बड़ी जंग का ख़तरा तो नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन आपने ये नोट किया होगा, फिर उन्हें मालूम है पाकिस्तान के पास क्या है। इंडिया के पास वो असला भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है।
इंडियन। इजराइल उससे बेहतर है और बांग्लादेश की तरह तो नहीं है कि एक ही कौम हो, एक ही नस्ल हो, और न इंडिया की तरह है कि जो एक कदीम कौम हो। नई कौमों में ये मसाइल तो होते हैं। उसने कहा था अगर तो हमने एटमी प्रोग्राम की हिफाजत कर ली और डटे रहे और अमेरिकी दबाव का मुकाबला किया सही, तो हम एक अजीम कुव्वत बन के वरना से कमर भूटान बन जाएंगे। कि जैसे ही कोई सिचुएशन थोड़ी सी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की होती थी, नवाज शरीफ साहब कुछ हंगामा उठाते थे यहाँ या वहाँ जाकर, तो कंट्रोल लाइन पे भारी तोपों की गोलाबारी शुरू हो जाती थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल याद है। और अब भी कुछ तेवर उनके बदले हुए हैं, लेकिन ये कि आसान नहीं है। ठीक है। अमेरिका से पाकिस्तानी कौम बेजार हो चुकी है बहुत बुरी तरह, और फौज भी बेजार है। लेकिन ये नहीं है कि उनके साथ लड़ाई की जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा इन्हिसार उन पे और कम होता जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है हारून साहब। लेकिन और भी मसला है। एक अमेरिका फौजी अड्डे डिमांड कर रहा है, PTF का इजलास होने वाला है। एक उनकी बड़ी मजबूत लॉबी है अमेरिका की। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है। नहीं, देखिए ना, वो दबाव तो रहेगा जब आप उनकी बात ही नहीं मानते। वो एलिस वेल्स आती थी ना, बताती थी जी कि भाई आपको सीपैक से हम कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं, कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं। उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, इतना हम आगे जा चुके हैं। वो आप इंडिया की तजवीराती हलीफ हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, कि जंग तो नहीं होगी, बड़ी जंग तो नहीं होगी, लेकिन कोशिश अच्छा ग्रे लिस्ट का ये है कि मेरा अपना जाती अंदाजा ये है कि ग्रे लिस्ट में रहेगा। तो ये कोशिशें जो हैं ये जारी हैं मसलसल। अब देखिए ना, इसलिए कि तेवर बदले हुए हैं। डिप्लॉयमेंट की है आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पे, 8000 बंकर बनाए हैं, 8000 बंकर बनाए हैं, आर्मी मूव की है। उधर बिपिन रावत ने कहा है कि खतरा बड़ा चीन है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरह डिसएंगेजमेंट हो, फौजें एक दूसरे से फासले पर हो, मफाहमत हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बड़ा खतरा वो है। तो वो उसके जरिए भारतीय निज़ाम को मुअत्तल कर सकता है। उन्होंने कई दफ़ा बाद जगह पे तजर्बे किए हैं उसके। तो उनसे खौदा को पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान एक बदमाश मुल्क है। इससे खौफ झलकता है। मतलब हमने कौन सी जंग इनिशिएट की, आपने हमारा मुल्क दोलख्त कर दिया, कश्मीर पे कब्जा किए रखा, हमने तो हमेशा अमन की बात की। तो यहाँ किसी से मुहिम जोई के बाद वाक़यात हुए तो हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया में जो है मुद्दतों से, कई अशरों से जंगी माहौल है जो उन्होंने खुद पैदा किया, उनकी लीडरशिप ने। अपने तो हिंदुत्व का नारा है। कुरैशी साहब ने क्या कहा था, 370 उनका दाखिली मसला है, दाखिली मसला। यू इमेजिन इट। ये ख्याल जो है इसको फरोग तो देने की कोशिश की गई, मगर बहुत जल्द ये भी कहा गया कि भाई कपास और चीनी दरामद, यानी तालिबान की आप हमायत करते रहे। अशरफ गनी जो है और उसके बदरा गंदी गालियाँ देते हैं आपको, और वहाँ से तकरीब कारी होती है। रा और खाद मिल के जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके पर्शियन ने मेरे ख्याल खिदमत इत्तलात दौलती है, खाद, वो NDS वैसे उसे कहते हैं। याद आ गया कि मरियम नवाज ने कहा अमंग ऑल द पीपल, जो इंडिया के खिलाफ कभी बात ही नहीं करती, अमेरिका के खिलाफ कभी बात ही नहीं करती, उसने कहा अमेरिका से क्या साथ बात हुई है, अभी वो तो मिला ही नहीं, उसमें बात ही नहीं, साथ बात क्या हुई है। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगाएं रद्द अमल कितना सीधा। UAE की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स है उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था ईमार ग्रुप, जो कि दुनिया में और खासतौर पर UAE के अंदर ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती है। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं, और इसके अंदर भी UAE का भारत के कब्जे को मजबूत करने जा रहे हैं। रिगार्डलेस कि आपका रिलीजन क्या है, हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि मतलब एक UAE मुस्लिम कंट्री है, तो इंडिया के साथ क्यों कर रहा है। तो लेकिन पैसे की दुनिया में जहाँ इकॉनमी आती है वहाँ पर कोई रिलीजन नहीं होता, वहाँ से उनको फ़ायदा है, इस वजह से कर रहा है। और जहाँ तक हमारी बात है कि हमारे साथ वो क्यों नहीं कर रहा, तो हमारे जो हालात वाक़यात हैं आपके सामने ही हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि दुबई के अंदर जिसने बुर्ज खलीफा बनाया वही बिल्डर, या फिर आप कहो कि वही जो लोग हैं वो कश्मीर के अंदर, इंडिया के पास जो कश्मीर है उसके अंदर
जो नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। अब ये चीज़ देखकर पाकिस्तान को डेफिनेटली चिंता होगी कि भाई उम्मा कहाँ गया, मुस्लिम उम्मा जो सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज़ पहले बिछ जाते थे पाकिस्तान के सामने, या फिर कहे कि उनकी कोई भी बात वो टाला नहीं करते थे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उनकी जब इंडिया कुछ एक्सपेक्ट करता था और पाकिस्तान जब मना करता था तब वो कंट्रीज़ भी हमें खुलकर मना कर देती थी कि भाई, और हमें पता भी चलता था कि ये पाकिस्तान ने ही करवाया है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ कश्मीर के अंदर हो रहा है। आप सबको पता होगा कि यूएई ने यहाँ पर अनाउंस करके रखा है कि हम आने वाले कुछ सालों के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे कश्मीर के अंदर। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहा है कि उनको बस अच्छा लग रहा है, ये हमारे विदेश नीति का एक सक्सेस स्टोरी है। कहने का मतलब ये है कि यही चीज़ पाकिस्तानियों को जलाकर भून देती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। यूएई के अंदर एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, यूएई की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स है उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था ईमार ग्रुप, जो कि दुनिया में और खासतौर पर यूएई के अंदर ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती है। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं। और इसके अंदर भी यूएई का लुलु ग्रुप, ये आप डीपी वर्ल्ड और ये ईमार ग्रुप, तीनों यूएई के, एक ही मुल्क कोई दूसरा नहीं, तीनों यूएई के ये कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा करने जा रहे हैं और भारत के कब्जे को मजबूत करने जा रहे हैं। मुल्क कश्मीर के अंदर आ रहा है जिसने पाकिस्तानी नैरेटिव को नहीं सुना, जिसने इंडियन नैरेटिव को माना है, और एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर जहां हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। तो इस वक्त इमरान खान साहब का जो कहते हैं मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं, मैं कश्मीर का सफीर हूं, और फिर यूएई के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब का कड़ा इम्तिहान है। इस पर पाकिस्तान को एहतजाज करने की, एक्शन लेने की, इसको रोकने की जरूरत है। चले मुजाहिदीन तो रोकेंगे ही रोकेंगे। ये मनोज सहना पहुंचा हुआ है ना यूएई के अंदर, इससे सवाल किया गया मुख्तलिफ कंपनीज की जानब से कि कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो हमारी डूब तो नहीं जाएगी। मनोज सेना ने कहा है हाँ हमले हो रहे हैं लेकिन वो हमारा मसला है, सिक्योरिटी देना हमारा इशू है, हम सिक्योरिटी देंगे। दुबई हुकूमत की जेरे मलकियत कंपनी मकबूजा कश्मीर में ड्राई पोर्ट तामीर करेगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सेना का कहना है कि बंदरगाहें बनाने वाली दुबई की मारूफ कंपनी डीपी वर्ल्ड मकबूजा वादी में ड्राई पोर्ट बनाने के लिए तैयार है। अब ये यूएई का कश्मीर के अंदर कोई पहला मंसूबा नहीं है, यानी इन मंसूबों के जरिए भारत का कब्जा मजबूत किया जा रहा है एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर। यूएई की गल्फ न्यूज की खबर पढ़िए, यूएई बिजनेस हाउस साइन की एग्रीमेंट विद इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये गल्फ न्यूज कह रहा है कि इंडियन यूनियन ऑफ टेरिटरी कश्मीर, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर यूएई जो है उसका यूएई की कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये एक और गल्फ न्यूज ही की खबर सुनिए, यूएईज लुलु ग्रुप confirms investment 100 million investment push into Jammu and Kashmir. Lulu is already a major importer of fresh produce from the Indian state. अच्छा सर ये बताएं कि जो यूएई है इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, अभी भी उसने $7 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया इंडिया के अंदर, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, तो रिगार्डलेस कि आपका रिलीजन क्या है, हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि मतलब एक यूएई मुस्लिम कंट्री है तो इंडिया के साथ क्यों कर रहा है। तो लेकिन पैसे की दुनिया में जहाँ इकॉनमी आती है वहाँ पर कोई रिलीजन नहीं होता, वहाँ से उनको फ़ायदा है, इस वजह से कर रहा है। और जहाँ तक हमारी बात है कि हमारे साथ वो क्यों नहीं कर रहा, तो हमारे जो हालात वाक़यात हैं आपके सामने ही हैं। जिस तरह से बड़ी लेबर काम करती है यूएई के अंदर, वहाँ पे इंडियन लेबर भी काम करती है, बांग्लादेश की लेबर भी काम करती है, बट एक भेदभाव देखा जाता है सब लेबर्स में, इंडियन लेबर को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे, क्या वजह समझते हैं आप?
असल में एक उनकी जो करेंसी है वो हमसे बेहतर है और आबादी उनकी ज़्यादा है, वो वैसे स्ट्रॉन्ग हैं फाइनेंशली हमारे। मैं थोड़ा सा आईटी से रिलेटेड हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि फ्रीलांसिंग के अंदर वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और यहाँ पे ये डायरेक्टली आपको पता है दिल्ली रूल कर रहा है। सो अब डायरेक्टली दिल्ली रूल कर रहा है और ये इंडियंस ने ये यूएई को कन्विंस किया है कि हम, क्योंकि सेंट्रली गवर्नमेंट देख रही है, सो लिहाजा आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। सेंट्रली यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है ना। सो और पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा, लेकिन इसका मतलब है कि दुबई की गवर्नमेंट ने ये मान लिया है, यूएई ने ये मान लिया है कि भले ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो भी है, लेकिन हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स लगाएंगे, आईटी टावर्स होगा, मल्टी पर्पस टावर्स होंगे, लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं। तो अब ऑब्वियसली ये एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट है व्यूअर्स, जिसको देख के लोकल्स के मुंह में पानी आएगा कि भाई हम किस चीज की जंग लड़ रहे हैं। सो इससे एक और अक्स भी निकलता है कि क्या कश्मीर के ऊपर वो जो एक आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो इन्वेस्टमेंट कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने की, उसका क्या सोचे। इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था, फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। है कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस, क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 इयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगाए। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले अगर आप कुछ सालों से देखो ना तो यूरोप का कोई भी कंट्री पाकिस्तान को हथियार बेचने से सीधा मना कर देता है। अब सीधी बात है, यहाँ पर एक सबसे पहला एंगल तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है। तो अगर मान लीजिए कि आप इंडिया को सप्लाई करते हो और इंडिया से आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है तो पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करने का एक रीज़न आपको वैसे ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया का भी फोर्स है, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे स्वीडन हो, जिनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, इंडिया ने यहाँ पर सीधा कह दिया है कि भाई अगर आपको यहाँ पर ठीक से बिजनेस करना है इंडिया के साथ और बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करना है पर आने वाले दिनों में ये बिजनेस बढ़ता ही रहेगा, तो आपको पाकिस्तान के साथ थोड़ा अपना जो बिजनेस है वो कट ऑफ करना पड़ेगा। यही बात है क्योंकि फ्रांस देखिए 1965 की वॉर में और 71 की वॉर में भी फ्रांस जो है वो पाकिस्तान की साइड ही था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब जो ये सारे कंट्रीज इंडिया की फेवर में आ रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी और पैसा अच्छी चीज़ें यहाँ पर करवा लेता है और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था, फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। है कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस इंडिया के लिए, क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 इयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली। एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगाया। सोचे इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। वैसे मेरे हिसाब से जो यूरोपियन यूनियन है, दे आर कंफर्टेबल विद इंडिया। आई एम गोना बी स्ट्रेट, दे आर कंफर्टेबल, वी आर नो वे। आई वुड से कि इंडिया जो है वो आपको बैकफुट पे लेता जाएगा और वो ऑलवेज लेता जाएगा। बेशक वो आप उसको वो हिंदुता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन ये होगा, ये है, ये रियलिटी है। हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा। ऑलवेज स्मार्ट, इंडिया इज ऑलवेज स्मार्ट। आप उनकी मार्केट चेक करें, उनकी मार्केट में अगर आप इंग्लैंड के हिसाब से देखें, ऑल टेली कम्युनिकेशन उनकी इंडिया में है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी मच लाइक, इनका जो इंटर कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है आपस में। यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उसकी प्रेसिडेंसी आ गई है फ्रांस के पास। फ्रांस के पास आई, उसके बाद अब आगे अगले 6 महीने यूरोपियन यूनियन का जो काउंसिल है
उसको फ्रांस हेड करेगा। ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब फ्रांस का डायरेक्ट पंगा हुआ। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि फ्रांस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब रह चुके हैं। अगर आप रीसेंट पास्ट में देखिए तो टीएलपी ने जो फ्रांस और उसके एम्बेसडर को निकालने के लिए जो प्रोटेस्ट किए थे पाकिस्तान में, उसके बाद और उस दौरान हमने देखा कि फ्रांस के जो एम्बेसडर्स थे उनकी तरफ से, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से कुछ इस तरह की बातें की गई और जवाब दिया गया पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के ज़रिए। यहाँ से कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने जो ट्वीट्स की थी उनका भी उस तरफ से जवाब आया। ये सब कुछ होता रहा तो कोई रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये सवाल जो उठाया है कि क्योंकि एक तो फ्रांस के पास प्रेसिडेंसी आ गई, वो ये कर सकता है, और वो बाकी तमाम यूरोपियन यूनियन जो है उस पर ये दबाव डाल सकता है, उनको प्रेशराइज कर सकता है। अगर ये फैसला कर ले फ्रांस एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंसी उसके पास है, तो वो बाकी यूरोपियन यूनियन को इस बात पर कायल कर सकता है, उनको इस बात पर ला सकता है कि पाकिस्तान को जो भी हथियार वहाँ से फराहम किए जाते हैं, वेपन्स, उन सब पे पाबंदी लगा दी जाए और वो उन सबको फिर वो मानना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान हमेशा से ये गलती करता आ रहा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करता है या फिर पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करता है। अब कोई भी लिहाज से अगर आप देखने जाओ 1947 से लेकर अब तक आता है, हालांकि 1947 से लेकर लेट 2000 तक, या फिर आप कह सकते हो कि 2012, 13, 14 तक कई सारी चीजों में थे हम आसपास में। लेकिन 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद, कई सारी चीजें ऐसी हुई जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का गैप इतने पैमाने पर मतलब गैप बन गया, ज्यादा हो गया कि अब ऐसा लगता है कि कभी भी आने वाले दिनों में, आने वाले 20-25 सालों तक तो बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि अभी पाकिस्तान सब कुछ छोड़ के, टेररिज्म को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस पर ध्यान देता है, तब भी 20-25 सालों तक इंडिया के आसपास नहीं आ पाएगा। और टॉक मतलब अगर उनको बात करनी है तो 20-25 सालों तक सब कुछ छोड़कर ये करना पड़ेगा, तब जाकर टेबल टॉक हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। पहले वो सफल भी हुए कंपेयर कर करके कि भाई इंडिया ने आज जो किया वो 1, 2, 5 सालों के अंदर अंदर वो कर लेते थे, लेकिन अब गैप बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है, भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। आपके रिलेशनशिप, आप किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं समझते जब तक वो डॉलर ना दे। नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूं। अगर अमेरिका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है तो आपकी तरफ से पहली चीज ये आएगी कि हमें डॉलर दें तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। अगर वो आपके साथ कल्चरल रिलेशनशिप बनाना चाहें, वो आपके साथ ट्रेड करना चाहें या कोई और इस तरह के रिलेशनशिप बनाना चाहें, तो आप उन रिलेशनशिप को रिलेशनशिप समझते नहीं है। आपकी नजर में रिलेशनशिप जो है दे आर बेस्ड ऑन डॉलर्स। ये एक तासर चेंज करना चाहिए और तभी होगा जब लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानी लीडर हो। आपके पास अभी तक तो सारे इंपॉर्टेंट आपके लीडर हैं, वो बाहर से जाते हैं, डॉलरों में तनख्वाह लेते हैं, वापस आ जाते हैं। जिस तरह अभी आप देख ले, आपकी हर कैबिनेट बाहर से गई, हर कैबिनेट, और उनमें कोई टेक्नोक्रेट नहीं होते। उसमें तो अल्लाह तल्ले मेरे जैसे दोस्त होते हैं जिनके पास कोई खास स्किल ही नहीं है। बिजनेसमैन होते हैं मेजॉरिटी के। अपने यहाँ पे वो मेरी तरह यहाँ पे अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, वो सिर्फ बारबेक्यू करते हैं, बड़े लीडरों की गाड़ियां चलाते हैं, तो कैबिनेट में झंडे वाली गाड़ी मिल जाती है, चाहे बेमहकमा हो। मैंने पहली दफा जिंदगी में सुन के हैरान हो गया था कि वजीर बेमहकमा, कि वजीर का महकमा कोई नहीं है और गवर्नमेंट उसको 2800 सीसी की गाड़ी देती है झंडे के साथ, और उसका काम है सारे दिन दोस्तों को लेकर फिरना। मैं हैरान होता रहा हूं, किसी मुल्क के अंदर आज तक मैंने किसी कैबिनेट में ऐसा वजीर नहीं देखा जिसका महकमा कोई नहीं। ये सिर्फ रियासत मदीना में पॉसिबल है, किसी और सिविलाइज मुल्क में तो पॉसिबल नहीं है। देखे खान साहब ने किस तरीके से, अल्लाह ताला माफी दे, रियासत मदीना के नाम को किस तरीके से उन्होंने मेरे मुझ से एक पिक्चर ऐसी पोर्ट्रे कर दी है कि नौज बिल्ला कितनी मुकद्दस जगह को किस तरीके से वो करते हैं चीजें, कि उन्होंने कहा जी मैं रियासत मदीना का ठेकेदार हूं, और वो खराबी की तरफ जा रही मुसलसल दिन बाय दिन। 12.5 रुपए आपका पेट्रोल बढ़ा, एक फ्लड ऑफ जो वो आ रहा है वहां पे महंगाई। तो असल में ये एक इंडिया के साथ, भारत के साथ अपने आप को कंपेयर आप तब करें जब आप कर्जे लेना बंद करें। हाँ, ये भारत के साथ ये जरूर कंपेयर करें कि उनका करप्शन इंडेक्स में नंबर 85 है, साइज में आपसे 6 गुना ज्यादा बड़े हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर करप्शन का पैसा आपसे निस्बतन कम है उनका, वहां पे
उससे कंपेयर करें आप उनके साथ कंपेयर करते हैं कि दुनिया के साथ रिलेशनशिप किस तरह है, तो वो लोगों से त्यारे लेते हैं, लोगों के साथ कस्टमर डील, उनके साथ उनके ट्रेड रिलेशनशिप है, खराज मांगने नहीं जाते। आप जहां जाते हैं खराज मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, और वो पैसा पाकिस्तान आता ही नहीं है, वो सारे का सारा बाहर जाता है आपका पैसा। 21वां IMF का प्रोग्राम है, इसका भी पैसे सारे बाहर जाएंगे। इतने में वो शख्स मार्केट में एक बूढ़ी औरत को देखता है जो तांबे का बर्तन पकड़े हुए थी और उसे हर तांबे वाले को दिखा रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उस तांबे के बर्तन को बेचना चाहती थी। वो इस तांबा साज को बर्तन दिखाती तो वो उसे तोल कर कहता कि इस बर्तन के सिर्फ 4 रियाल ही मिलेंगे। अच्छा, बूढ़ी औरत ये कहती कि मैं इसको 6 रियाल में बेचूंगी। कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार नहीं हो रहा था। आखिरकार वो औरत एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ़ था। बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और इसे 6 रियाल में फ़रोख्त करूँगी, क्या आप 6 रियाल देंगे? अच्छा, तांबा साज ने पूछा कि सिर्फ 6 रियाल में क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, हकीम ने उसके लिए दवाई का नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने बर्तन लेकर कहा कि माँ जी, ये बर्तन बहुत उम्दा और कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में ख़रीदूँगा। बूढ़ी औरत ने सुनकर कहा कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम मेरी गुर्बत का तमाशा बना रहे हो? जिस पर तांबे वाले ने कहा कि हरगिज़ नहीं, मैं वाकई इस उम्दा बर्तन के 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। अच्छा, बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआएं देती हुई जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। अच्छा, इबादत गुजार तांबे वाले और बूढ़ी औरत के दरमियान होने वाली सारी कहानी देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो इबादत गुजार ने तांबे वाले से कहा कि चचा, लगता है कि आपको कारोबार नहीं आता, क्योंकि बाज़ार में तकरीबन सभी तांबे वाले इस बर्तन को तोलते थे, 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगी और आपने 25 रियाल में से ख़रीदा। तो तांबा साज ने उसका जवाब देते हुए कहा कि मैंने दर हकीकत बर्तन नहीं ख़रीदा, मैंने तो सिर्फ उसके बच्चे का नुस्खा ख़रीदने के लिए उसे पैसे दिए। मैंने 1 हफ़्ते तक इसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए। मैंने इसे इसलिए ये कीमत दी है कि इस औरत को घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। इबादत गुजार शख्स तांबे वाले की बात सुनकर लाजवाब होकर